पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञानात्मक असमर्थता यानी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। देखिए, आपको एक सूचना ये देने कि यदि आपको यहाँ इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रोज आपको पीडीएफ दी जाती है। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं या मैं पीडीएफ आपको रिवाइज करने के लिए भी देती हूँ, ठीक है। तो ये रही हम लोगों की क्लास की खास बात। यदि बच्चे पुराने हैं तो जरा जो बच्चे नए हैं उनको ये बीच बीच में बातें बताते रहिएगा। और आइए जानते हैं कि संज्ञानात्मक योग्यता होती क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी समझते हैं, बातें करेंगे बाद में। तो सबसे पहले करते हैं अपनी पढ़ाई को शुरू। बालक की संज्ञानात्मक योग्यताओं के संदर्भ में विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। ये तो आपको पहले ही पता है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये मान के चलिए लगभग 3-4 साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से तो आपको पढ़ना ही होगा। अब देखो, बालक के संज्ञानात्मक विकास को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था बालक में संज्ञानात्मक निर्धारण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञान का विभिन्न रूपों में विनिमय करता है। संज्ञानात्मक योग्यता द्वारा सीखने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या। सबसे पहले सिमिलरिटी यानी समरूपता। तो इसमें इसका समरूपता का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तुओं के रूप में या आकार में परिवर्तन हो जाने पर भी वो अपने मूल को बनाए रखती हैं। इस अवस्था में बालक को यह तथ्य सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। याद रखना, कब से कब की एज की बात की गई है यहाँ, तो 7 से 11 वर्ष के बच्चे की बात की गई है। फिर देखो, क्रमागत क्षमता यानी सक्सेसिव एबिलिटी कि क्रमागत क्षमता का तात्पर्य किसी आंतरिक नियम के अधीन वस्तुओं को एक क्रम में रखने की क्षमता से है। 7 वर्ष का बालक इस क्षमता को प्राप्त कर लेता है। पियाजे ने इसे ट्रांजिविटी कहा है, यानी कि क्रम में लगाना। आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हैं तो जब आप बोलते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट दिखा दीजिए या कुछ दिखा दो, तो बच्चों के लिए पजल्स वाले गेम होते हैं। वो पजल्स वाले गेम क्यों दिखाए जाते हैं? वो सिर्फ गेम्स ही नहीं होते, वो बच्चों के मानसिक विकास के लिए चीज़ें होती हैं, है ना। तो जब बच्चे को आप पजल दोगे ना तो वो ऐसे वाला पजल उठाएगा, फिर उसको वो यहाँ से जोड़ देगा, फिर वो वाला पजल उठा करके यहाँ जोड़ेगा। 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, चौथी बार नहीं बनेगा, थोड़ी थोड़ी बाद में वो बनाने सीखेगा। फिर क्या होता है? विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रेशन। देखिए, क्या बताएगा कि जब बालक विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सके तथा उनमें एकीकरण या तारतम्य स्थापित कर सके तो इस अवस्था को विकेंद्रीकरण की अवस्था कहते हैं। जब यानी कि जब बच्चा चीजों को कनेक्ट करने लगे। फिर देखिए, अपूर्तिकरण यानी कंपेंसेशन। इस अवस्था में बालक यह समझ सकते हैं कि किसी एक दशा या आयाम में किसी प्रकार की कमी या पूर्ति दूसरी दशा या आयाम से में अधिकता के द्वारा की जा सकती है। अविनाशिता यानी कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत बालक यह समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ के बाह्य रूप, रंग तथा आकार आदि में परिवर्तन होने पर भी उसकी मुख्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बर्फ का विभिन्न अवस्थाओं में रूपांतर। यानी कि जब इस अवस्था में बच्चा होता है तो आप उसको दिखाइए तो वो देखेगा क्या, समझेगा चीज़ों को। ये ग्लास में पानी था, पानी को जब आपने ट्रे में जमाया तो वो क्या बन गया? बर्फ बन गया। फिर बर्फ को थोड़ी देर में बाहर रख दिया तो फिर वो क्या बन गया? पानी बन गया ना। तो बच्चा ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकता है और उसको ये भी पता रहेगा कि अरे पदार्थ तो वही है, यानी पानी की क्वालिटीज तो नहीं बदली, है तो पानी ही। बात समझ में आई? फिर देखो, संज्ञानात्मक आधारित अधिगम समस्याएं क्या होती हैं, ये है इंपॉर्टेंट आपका समझने वाला कि कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बच्चे की लाइफ में, ये आज जानेंगे हम लोग, ठीक। संज्ञानात्मक आधारित समस्याओं को हम संज्ञानात्मक असमर्थता भी कहते हैं। इसे परिभाषित करने अत्यंत कठिन कार्य है। संज्ञानात्मक असमर्थता का उपयोग बहुत विस्तृत रूप में किया जाता है। संज्ञानात्मक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को मानसिक कार्य करने में बहुत सी समस्याएं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी संज्ञानात्मक असमर्थताओं का आधार शारीरिक या जैविक प्रक्रिया है। मस्तिष्क में चोट लग जाने के कारण या जेनेटिक डिसऑर्डर की स्थिति होती है ना। कुछ अन्य संज्ञानात्मक असमर्थताएं व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना और रसायनों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों को संज्ञानात्मक असमर्थताएं होती हैं वे व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में छोटी मोटी अधिगम की
असमर्थताएं होती हैं और वे इस असमर्थता के कारण सरलता और शीघ्रता से सीख नहीं पाते हैं। ऐसी असमर्थता तभी ज्ञात नहीं हो पाती। देखो होता क्या है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे को दिमागी बुखार आ जाता है ना, या कभी कभी क्या होता है पेरेंटल होता है, मतलब जेनेटिक होता है, या कभी कभी ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है बच्चा जब गिर जाता है छोटे में या ध्यान ना दो चोट लग गई तो इसकी वजह से भी हो जाता है और उसका माइंड उस लेवल पे काम नहीं करता, वो कुशाग्र बुद्धि बालक नहीं बन पाता है। ठीक, फिर देखो संज्ञानात्मक असमर्थता के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर दे रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो आप लोग चाहें तो इसको आराम से समझ सकते हैं, बाकी कोई प्रेशर नहीं है इतना। वेट फॉर अ मिनट। देखिए सबसे पहले क्या है आपका ADHD यानी कि अटेंशन, देखो ADHD का फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस अधिगम के में विषय पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है ना, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों को लेकर के। यह समस्या अधिकतर बाल्यावस्था में आती है, परंतु अधिकतर लोगों में इसकी पहचान किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक नहीं हो पाती है। मतलब होती दिक्कत है लेकिन बच्चे की समस्या को पहचाना नहीं जाया पाता है, मतलब पहचान नहीं पाते, चाहे घर वाले हो चाहे टीचर्स हो, है ना। इस समस्या के कारण कई बार व्यक्ति स्कूल का असाइनमेंट या घर के कार्य पूरा करने के बाद एक गतिविधि को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसने स्कूल का कार्य पूरा किया अथवा गृह कार्य पूरा किया है। वह निर्देशों का अनुकरण करने में भी कठिनाई अनुभव करता है। यह व्यक्ति की असावधानी से हुई गलती या पूर्ण रूपेण ध्यान न देने के कारण होता है। जो व्यक्ति ADHD की समस्या से गुजर रहे होते हैं वे गतिविधियों को व्यवस्थित करने में, दूसरों के साथ बात करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। वे अधिक बोलते हैं एवं बेचैनी का अनुभव करते हैं। यानी कि इन बच्चों की पहचान क्या होती है कि पहली बात तो वो चीज़ों को स्मरण में नहीं रख पाते हैं, दूसरी बात कि वो दूसरों के साथ बात करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, वे अधिक बोलते हैं एवं बेचैनी का अनुभव करते हैं। फिर देखो वाक विकार यानी डिसलेक्सिया। अरे ये डिसलेक्सिया तो कह रहे हैं हम आपसे गांठ बांध दो ये टेट और सीटेट के लिए। अगर ये क्वेश्चन ना आए इससे रिलेटेड तो समझो अभी आपकी टेट और सीटेट पूरी ही नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? वाक विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, आइए जानते हैं। सब पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे बार बार आपसे बातें सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना जो आपके यहाँ नहीं काम आएंगे, यहाँ तो काम मतलब आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में तो पूछा जाएगा ही जाएगा, साथ में ये आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, अन्य बातों को छोड़ दो, है ना। अभी पढ़ने का समय है, बाद में यही कहोगे कि मैम लो टेट सीटेट के पेपर आ गए, हमारे पास GS पढ़ना है, हमको मैथ्स पढ़ना है, हमको हिंदी पढ़ना है, हमको व्याकरण पढ़ना है, हमको ये करना है वो करना है। मैम हम ये वाला सब्जेक्ट कब करें? तो ये वाला सब्जेक्ट आप इन्हीं क्लासेस के साथ इस तरीके से कंप्लीट करो ना कि उनकी ज़रूरत पड़े ही ना आपको ये अलग से पढ़ने की। उस समय ये बोलो आप कि मैम ये तो हमने B.Ed में आपने इतने अच्छे से पढ़ा दिया था कि इसको पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी, हमको सिर्फ रिवीजन करना है और वो हम रिवीजन कर लेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स पे हम वो ध्यान दे रहे हैं, हम कहेंगे वेरी गुड बच्चा। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन बनाओ जीवन में। वाक विकार यानी कि डिसलेक्सिया, कि वाक विकार एक प्रकार की अधिगम दोष है, यानी लर्निंग में आपका आने वाला दोष है। इसके अंतर्गत छात्र क्या करते हैं, ध्वनि को समझकर उसका कूट अनुवाद यानी डिकोडिंग एवं शीघ्र प्रत्युत्तर नहीं कर पाता है। क्या होता है इसमें, तो देखो अथवा इसे करने में उसे कठिनाई होती है। इस समस्या से ग्रसित छात्र को भाषा को समझने एवं नाम को दोहराने में अधिक समस्या लगता है। यानी वाक विकार में भाषा को पढ़ने लिखने एवं वर्तनी सीखने में समस्या होती है ना। बालकों में बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। डिसलेक्सिया, अब ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी, आपकी डाइस प्लस लेक्सिस शब्द से हुई थी, जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ। देखो यहाँ पे डाइस शब्द का अर्थ होता है निर्धन या अपर्याप्त तथा लेक्सिस शब्द का तात्पर्य होता है शब्द। अर्थात जिन छात्रों को डिसलेक्सिया है वह विभिन्न स्पेलिंग पढ़ने यानी कि रीडिंग करते समय तथा भाषा को समझने, सुनने या बोलने व लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। डिसलेक्सिया की सटीक परिभाषा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। क्या, तो देखो ऐसे पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया की परिभाषा वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरोलॉजी के अनुसार, तब आप क्या बताएंगे कि एक विचार जो पारंपरिक शिक्षा, पर्याप्त बुद्धि तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों के बावजूद अधिगम में पढ़ने की कठिनाई को व्यक्त करता है। ठीक, वाक विकार में जो समस्याएं आती हैं उनका संबंध मुख्यतः किससे होता है, तो पहले तो श्रवण संबंधी यानी ऑडिटरी,
फिर दृष्टि संबंधी, और तीसरा आपका ध्यान संबंधी। यानी कि बालकों में जो कमियां पाई जाती हैं ये जीवन भर साथ चलती हैं, परंतु इन्हें उचित प्रशिक्षण से इन समस्याओं को नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है। यानी प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने पर भी ये बच्चे अच्छे ढंग से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सूचनाओं को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है। होता ये है कि टाइम टू टाइम आकर के यदि ध्यान दिया जाए तो ये सब चीज़ों से बच्चा निजात पा सकता है ना। अगर उस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास जो सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का भी इलाज होता है। लेकिन जब अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या पता अच्छे चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएंगे। फिर क्या मस्तिष्क में चोट क्या होता है, ब्रेन इंजरी। तो देखो वर्तमान समय में दिमागी चोट के बहुत से किस्से हो रहे हैं। क्या इसमें स्ट्रोक बीमारी यानी इलनेस, TBI यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर आदि मुख्य है। इसमें व्यक्ति को ठीक होने की कोई आशा नहीं होती, यानी कि ये रोग ऐसे हैं कि बच्चा ठीक नहीं हो पाता है। यदि चोट से व्यक्ति का कोई विशेष भाग प्रभावित हुआ है, यदि एक व्यक्ति का दिमाग घायल हुआ है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत से मनोवैज्ञानिक तथा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि चोट किस भाग में है और कौन सा भाग डैमेज हुआ है। कुछ दिमागी दुर्घटनाओं में डैमेज पर व्यवहार चिकित्सा का प्रभाव हुआ है, लेकिन कुछ दिमागी घटनाओं पर व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की जानकारी प्रक्रिया के क्षेत्र में हो जाते हैं। बात समझ में आ रही। कभी कभी तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो उनके नेचर उनके से समझ जाते हैं, उनके टेस्ट से समझ जाते हैं कि इनको कहाँ पे क्या दिक्कत है, और वो अपने अकॉर्डिंग इलाज करते सही हो जाता है। लेकिन हर सबके साथ नहीं हो पाता, किसी किसी के साथ सही हो जाता है, किसी किसी के साथ नहीं। अब देखो जेनेटिक असमर्थता यानी जेनेटिक डिसेबिलिटी, यह एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम की असमर्थता है। डिमेंशिया व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है। कुछ लोग इन असमर्थताओं के कारण उच्च स्तरीय कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, बालकों को सीखने के लिए स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है, एक निवास करता है। तो बालक को बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। जिन बालकों में ये शक्तियाँ औसत से कम होती हैं, उनको सीखने की कम क्षमता वाले बालक कहते हैं। अब देखो कुक्सैक, ब्राइस और वेलन 1957 ने अधिगम निर्योग्यता के इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए केवल उन बालकों के अध्ययन की ओर बल दिया जो बुद्धि लब्धि में सामान्य से कम बुद्धि लब्धांक रखते थे। उनका मानना था कि न्यून बुद्धि वाला शिक्षार्थी यदि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करता है तो स्पष्ट है कि उसकी मंदता का कारण बुद्धि लब्धांक की न्यूनता है। अब देखो अधिगम निर्योग्यता को वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से परिभाषित किया क्या कि डेमिल, लेड और लाइसन 1981 के अनुसार कि अधिगम निर्योग्यता का एक ऐसा मूल मंत्र है जो एक ऐसे समूह को आसान रूप से यानी कि श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क, गणितीय जैसी योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति की आंतरिक होती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकृत क्रिया के फलस्वरूप घटित होते हैं। यद्यपि अधिगम निर्योग्यता असामान्य परिस्थितियां जैसे संवेदी तंत्र की क्षतिग्रस्तता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक और संवेगी क्रियाओं का व्यवधान या वातावरणीय प्रभाव जैसे सांस्कृतिक विभिन्नता, अनुपयुक्त निर्देशों तथा मनोवैज्ञानिक के कारणों के परिणाम स्वरूप होते हैं। परंतु ये भी आवश्यक शर्त है कि अधिगम निर्योग्यता इन कारणों से प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण नहीं है। अब देखो अब आपको पढ़ना क्या है, संज्ञानात्मक असमर्थता का उपचार। आप सोच रहे होंगे कि मैम बहुत सीरियसली पढ़ानी है। जी हाँ, मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम कोई भी ब्लंडर्स नहीं चाहते हैं आपके जीवन में। बाद में यदि पेपर है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया है ना, डिसकैल्कुलिया और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। सो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी सब बातें हैं वो लास्ट के 5 मिनट्स में कर लीजिएगा, है ना। तो देखो संज्ञानात्मक असमर्थता का उपचार। मैम क्या इसका कोई उपचार है? हाँ बिल्कुल उपचार है। तो आइए दिखाते हैं क्या कि संज्ञानात्मक असमर्थता का चिकित्सीय उपचार होता है। कैसे होता है? तो देखो चिकित्सीय निदान में डाउन सिंड्रोम सम्मिलित है। आपका TBI यानी कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, डिमेंशिया को ज्ञात किया जा सकता है, और उसके बाद में चिकित्सीय निदान से कम गंभीर स्थिति को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे डिसलेक्सिया। इसके अंतर्गत ध्यान कम लगना यानी अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर होता है, और जो आपका डिसकैल्कुलिया है ना एवं अन्य अधिगम असमर्थताएं आती हैं। ठीक, अब देखो संज्ञानात्मक असमर्थता का कार्यात्मक उपचार क्या है। फंक्शनल डायग्नोसिस ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है?
तो संज्ञानात्मक असमर्थता में चिकित्सीय औषधियों को उपेक्षित करना भी लाभकारी होता है, जबकि कार्यात्मक सलाहों का उपयोग करना उपयोगी हो जाता है। संज्ञानात्मक असमर्थता में दवाइयों की अपेक्षा व्यवहार चिकित्सा भी कई बार उपयोगी साबित हुई है। व्यक्ति की क्षमताओं और चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वे संज्ञानात्मक असमर्थता का सामना कर सके। कार्यात्मक संज्ञानात्मक असमर्थताओं में बहुत सी समस्याएं सम्मिलित होती हैं, जो समस्या समाधान, ध्यान, स्मृति, गणना बोध, दृष्टि बोध, पढ़ना, भाषा एवं मौखिक बोध से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो, स्थिर अधिगम और संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, यानी कि स्टेबल लर्निंग एंड कॉग्निटिव ट्रेनिंग क्या होती है। तो अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी उनमें यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाषा का इतना आसान रूप से उसका प्रयोग किया गया है, ये कोई यहाँ कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं लिखी है कि आपको बहुत समझाना पड़े, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है। तो सिर्फ आप अगर कंसंट्रेट होकर के मेरी बातें सुन रहे हो, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं पता है जो एक भी मैसेज नहीं करते और पूरा टाइम क्लास मेरी देखते हैं, पूरा टाइम क्लास पढ़ते हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर के केवल कमेंट कर देते हैं थैंक यू फॉर द क्लास, नाइस सेशन। और ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन हाँ ये है कि वो बच्चे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आप उन्हें, अंतर्मुखी बालक हैं, अभी वो भी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वो बच्चे भी बढ़िया कम से कम कंसंट्रेट होकर के सुन तो रहे है ना। अब देखो बाकी ऐसा नहीं समझिएगा कि जो लोग पूछ रहे हैं बातें कर रहे हैं वो बेकार बच्चे हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हो, कम से कम क्लास में रौनक है आप लोगों की वजह से है। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर पर जहां एक और विविध तथ्यों एवं स्थितियों के समावेशन और एवं पृथक्करण का प्रभाव पड़ता है, वहीं अनेक तथ्य ऐसे भी हैं जो कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं स्थिर अधिगम की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं अधिगम स्थिरता पर निम्नलिखित स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, छात्रों के लिए रुचिपूर्ण अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराने से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप से होता है ना। इसके विपरीत स्थिति में विकास मंद गति से होता है। यानी कि देखो, अगर इंटरेस्टिंग क्लास नहीं है तो बच्चे का जो दिमाग बढ़िया चल भी रहा होता है ना, वो भी गोबर जैसा हो जाता है। कैसे? पहले बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा है, बहुत अच्छे से सीख रहा है, सब बातें पता चले, कोई टीचर आ गया, कोई जो आप पहले टीचर पढ़ा रहे थे वो चले गए, तो बच्चे का क्या हुआ, बच्चे का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो उनके तरीकों से चीज़ों को सीख रहा था। उसके बाद फिर आए, फिर उन्होंने इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाना शुरू किया या मैम ने पढ़ाना शुरू किया, फिर से उन्होंने वॉवेल्स ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू कर दिए। तो अब बच्चे के दिमाग में केवल वही वॉवेल्स वही ट्रांसलेशन घूम रहे, तो वो जो विकास होगा उस समय वो उसका मंद गति से होने लगेगा, वो क्लास में बोर महसूस करने लगेगा। अब देखो, शिक्षक के सकारात्मक व्यवहार एवं सुविधादाता की भूमिका के द्वारा संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर की गति उत्पन्न होती है। कैसे? यदि टीचर का बच्चों के प्रति व्यवहार, यानी कि जो उसका तरीका है प्यार से बच्चों को समझाने का, या एक टीचर होता है, कैसे होते हैं आपने देखा होगा अपने टाइम पे भी, पहले टीचर पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय बोल देंगे ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, और जब दोबारा पूछो खड़े हो जाओ तो तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, इतनी सी बात नहीं समझ में आई, बाकियों को कैसे आ गई, तो बच्चा दोबारा वो पूछेगा ही नहीं, बैठ जाएगा चुपचाप, उसको समझ में आए चाहे ना आए, वो बेचारा चाहे जैसे समझे, ट्यूशन से समझे, तब तो यूट्यूब भी नहीं चलता था जो हम लोग समझ गए लाएँ। आजकल के बच्चों के पास तो कितने ऑप्शन है, चाहे बायजूस से पढ़ लें, चाहे अनअकैडमी से पढ़ लें, चाहे यूट्यूब से पढ़ लें। अच्छा, हम लोगों के टाइम पे क्या था, चीज़ें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन पढ़ना चाहते थे तो तब भी देखो हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते थे चीज़ों को, ना इतने फ़ोन ऑन थे तब। और आजकल के बच्चों के पास सुविधाएं बहुत है लेकिन वही पढ़ना नहीं चाहते। बताओ बात सही कहना है कि नहीं है? क्या कि पहले के बच्चों को पढ़ने का बड़ा मन करता था तो सुविधाएं कम होती थी, अब के बच्चों के पास क्या सुविधाएं टच फ़ोन, टैबलेट, एंड्रॉयड, और घर पे लैपटॉप, पापा फ़ोन, मम्मी फ़ोन, सब कुछ है, लेकिन उनका पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, वो स्कूल का ही अपना काम नहीं कर पा रहे। हम लोगों के अंदर ये सब चीज़ें शायद नहीं थी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा था? फटाफट से लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। यदि छात्रों की अभिप्रेरणा प्रदान की जाए तो छात्रों का संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्थायी हो जाता है। देखो, ये टीचर का काम होता है। क्या? टीचर का, घर के पेरेंट्स का, कि बच्चे को मोटिवेट करते रहना। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे तो क्या होगा पता है, उनके अंदर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो उनकी लर्निंग है ना वो स्टेशनरी हो जाएगी, अर्थात स्थायी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़े ना, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आपको उसको मोटिवेट करते रहना। जो बड़े बड़े जिस फील्ड में बच्चा आपका आगे बढ़ना चाहता है उस फील्ड के एग्जाम्पल्स दीजिए, आप उनको मोटिवेशन वीडियो दिखाइए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, साथ में बैठिए, कभी ओझा सर के दिखाइए, कभी किसी की भी टीचर्स के दिखाइए, तो इतने दिव्यकीर्ति सर हैं, है ना, ऐसा मोटिवेट कर देंगे ना कि बच्चा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए। बच्चा तो बच्चा है, हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कभी देखिएगा मोटिवेशन वीडियोस, नाम ले हम आपका तो माननीय विकास दिव्यकीर्ति सर और माननीय ओझा सर जी, है ना। तो मैं तो कभी कभी देखती हूँ तो एकदम ऐसा लगता है कि क्या दुनिया है, क्या जीवन है, क्या है ये सब चीज़ें। तो
बहुत अच्छा लगता है ना। अब देखो, छात्रों के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर उनका संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च रहता है। छात्रों को यदि शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर भी ध्यान दे तो उसका संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर ऊंचा हो जाता है। व्यक्तिगत स्तर का मतलब ये है, जैसे ट्यूशन टीचर, जैसे बच्चा कोचिंग जाता है तो वहाँ सब बच्चे होते हैं, एकदम स्कूल की तरह क्लास हो जाती है। अगर बच्चे को ट्यूशन मिल रहा है तो क्या होगा, उसमें केवल आपके ही बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, भले उसकी फीस ज़्यादा हो। तो जो ट्यूशन दिया जाता है बच्चे को, उसमें भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि उसकी सारी रुचियों पे ध्यान दिया जाता है। अब देखो, चलो ट्यूशन से एक बात याद आई, जीवन में कभी आप लोग ये ना सोचना कि हम ना सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मैं क्या होगा, या इतने लाखों बच्चा बीएड कर रहा है, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, यदि इस लाइफ में अगर जन्म का स्तर है, अर्थात बच्चों का जन्म हो रहा है, तो ये मान के चलिए टीचरों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या कहा मैंने, बच्चों का जन्म यदि हो रहा है तो ये मान के चलिए टीचर की भी संख्याएं बढ़ रही हैं, और टीचर रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, कि आप सोच रहे हैं अरे तो लाखों के बच्चे मैम कर रहे हैं बीएड डीएलएड, इनकी नहीं लगी जा रही। मैम हमारी जो है बुआ जो है, एक आएंगी हमारे पास, बोलेंगे मैम हमारी जो बुआ है उनकी मौसी की जो बिटिया है ना, उनकी छोटी बिटिया ने जो है बीएड किया था, लेकिन उनकी आज तक जॉब नहीं लगी। फिर एक बच्चे ने कहा कि अरे मैम बीएड ज़्यादा अच्छा था, डीएलएड बेकार होता है। क्या हुआ, डीएलएड एक लोगों ने किया था, बीटीसी वही मैम जब तब के ज़माने में बीटीसी बोला जाता था। हमने कहा अच्छा। आपने कहा कि मैम उन्होंने किया था, और उसके बाद में आज 4 साल चल रही मैम, अब शादी भी होने वाली है। भाई शादी नहीं हो रही थी, बीटीसी कर लिया था कि नौकरी लग जाए तब शादी हुए, अब लेकिन जॉब लगी ही नहीं अभी तक। तो क्या हुआ मैम, अब जो है उनकी जॉब नहीं लगी तो उनकी शादी हो जा रही, लेकिन उन्होंने बताओ डीएलएड किया था, इसीलिए हम बीएड कर रहे हैं। कुछ बच्चे डीएलएड वाले हैं, वो बोलेंगे अरे बीएड तो करे 7-7 8-8 साल हो गए, आज उनके बच्चे भी हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। तो इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना, ठीक, कि उनकी नहीं लगी तो हमारी कैसे लगेगी। सबसे बड़ा रोग यही है कि उनकी नहीं लगी जॉब तो मेरी कैसे लगेगी। आप उनसे अपना कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं। याद रखिएगा, अपना कंपैरिजन कभी ऐसे व्यक्ति से ना करिए, अपना कंपैरिजन हमेशा उस व्यक्ति से करिए जिस राह में आप जाना चाहते हैं और वो उस लाइन में सफल हो चुका है। यानी आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप अपना कंपैरिजन शिक्षक से ही करिए, जिन टीचर्स की तरह आप बनना चाह रहे हैं, ना कि ऐसे लोगों से जिनकी जॉब नहीं लग रही है या जो भी चीज़ें हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है ही, जो आप और हम नहीं देख पा रहे हैं जा करके, ठीक है। तो ऐसा ये बिल्कुल कहना बंद कर दो कि उनको बीएड मैम वो उनकी मौसी की बिटिया की सास की जो बहू है उन्होंने किया था, उनके आज 2 बच्चे, वो भी नहीं कर पाई कुछ। उनमें और आप में ज़मीन आसमान का अंतर है, जान लीजिए। आपको सबको एक को जॉब चाहिए, ठीक। हाँ, और अब अगर मान लो जिनकी जो है नहीं भी लग रही, तो पता है आपको वो भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कैसे, उनके बच्चे हैं, ट्यूशन की आजकल की अगर आप बात कर लो तो 3,000 रुपये पर मंथ एक ट्यूटर लेता है, फीस लेता है कि नहीं लेता है, बोलो फटाफट से, है ना। तो जब वो 3,000 रुपये तो कम से कम आप सेव कर पा रहे हैं, और आप अपने बच्चे को जब खुद पढ़ा रहे हैं तो आपको विश्वास तो है कम से कम कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बताओ, भावी शिक्षक तो है ही आप, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए भी एक शिक्षक हैं। इस कोर्स को करने के यही बेनिफिट्स हैं, समझे। होप सो की चीज़ें ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। तो आज से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम वो बीएड कर रहे हैं, उनको इतने साल हो गए, उनकी जॉब नहीं लगी है, तो क्या मैम वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। भाई चाहे जितनी वैकेंसी आए, बोलो मैम इस बार वैकेंसी कम आई थी, अरे कम आए चाहे ज़्यादा है, आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कितनी सीट चाहिए, मात्र 1। तो बस आपको 1 सीट चाहिए ना, 1 सीट ले लीजिएगा, डेट सीट। फिर देखो, छात्रों के लिए सृजनात्मक वातावरण उपलब्ध कराने पर संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। छात्रों का पारिवारिक स्तर भी उनके संज्ञानात्मक विकास के अधिगम स्तर का प्रभाव डालता है। यानी कि स्कूल लाइफ ही नहीं, बच्चों की जो फैमिली होती है ना, उसमें पेरेंट्स, दादी दादू, चाचा चाची, ये सब जो बिहेवियर होते हैं ना, उसका भी बहुत खास व्यवहार पड़ता है बच्चे के ऊपर। फिर छात्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर उनके संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। यदि ये तथ्य सकारात्मक होते हैं तो उनका अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को बनाने के लिए अनेक तथ्य एवं स्थितियों को सकारात्मक बनाना पड़ता है, जिसमें विद्यालय, शिक्षक और बालक तीनों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? तो विद्यालय की, यानी स्कूल की, टीचर की और स्टूडेंट्स की, ठीक। स्थिर अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रशिक्षण भी होते हैं। ट्रेनिंग फॉर स्टेबल लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है ये जानते हैं कि स्थिर अधिगम और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षण का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है। कुछ बालकों द्वारा इस विकास की प्रक्रिया को तीव्रता के साथ प्रभावी एवं उचित रूप से
संपन्न किया जाता है। तो कुछ बालक को द्वारा मध्यम या मंद गति से संपन्न किया जाता है। इसका मुख्य आधार व्यक्तिगत योग्यता एवं अक्षमताओं का होना है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षण की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी? तो भूमिका देखिए पहले क्या कि मानसिक विकास संबंधी प्रशिक्षण, चिंता शक्ति संबंधी प्रशिक्षण, समन्वय क्षमता संबंधी प्रशिक्षण, बुद्धि संबंधी प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति संबंधी प्रशिक्षण, शारीरिक विकास, ध्यान संबंधी संश्लेषण एवं विश्लेषण योग्यता और साथ में स्मृति संबंधी प्रशिक्षण। ये हैं आपके पॉइंट्स। अब देखो उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण द्वारा अर्जित व्यक्तिगत क्षमता एवं योग्यता छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में स्थायी अधिगम को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा उनकी योग्यता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की कक्षा, और कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। एक आपसे बस यही शिकायत है कि हमने आपको 100 लाइक्स का टारगेट दिया था, जो मैं रोज चेक करती हूँ हर एक क्लास के बाद में, और आपने वो लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें 100 लाइक्स पार हुए हों अब तक। न जाने आप चीज़ों को कैसे शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट हमें इतना पता है कि हमें मम्मा पापा ने मेरे ये सिखाया कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। सो बस हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म ये है कि हम आपको आए यहाँ पे रेगुलर क्लास लें, और आपका कर्म भी यही है कि आप आकर के क्लास को पढ़ें, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं सबसे शिकायत नहीं करती, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा। बाकी आप लोग कैसे हैं अब आराम आराम से बताओ। सब लोग बढ़िया रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और हाँ, वन थिंग मोर, हमारा जाने का समय हो गया है, तो एज़ यूजुअल आपको जो लिखना है हमेशा के लिए लिख दो। क्या? अपनों के लिए। यदि जो बच्चा नया है, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बीच बीच में बता दिया करो कि लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं बोलती हूँ, इट मीन्स कि आप भी नहीं बोलोगे। ये तो आपकी ड्यूटी है ना। क्या मॉनिटर की व्यवस्था की जाए क्या क्लास में? बताओ। नहीं ना, तो फिर करो ये सब काम भी आप लोग। अगर क्लास में परमानेंट रहते हैं, कोई नया आ रहा है, तो उसको समझाओ कि भैया क्लास सब्सक्राइब कर देना, या ऐसा समथिंग जो भी चीज़ें होती हैं। और अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरी प्रणाम बोलिएगा, मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। सब आशीर्वाद मेरा इकट्ठा करके रखिएगा। और थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू।